सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जनजातियों में खड़वाड़ जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, ये चारों को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो वो वीडियो को आप लोग जरूर देखें। आज मैं जो है खड़वाड़ जनजाति को डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद ये पांचों जो है ना मेन थे जिनसे प्रश्न बनते हैं, और इसके बाद जो 32 जनजातियों में बच गए हैं जो भी जनजातियां, उसे मैं सिर्फ उनके जो प्रमुख चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्हें मैं बताऊंगा। आज की क्लास में खड़वाड़ जनजाति और यहाँ की जो आदिम जनजातियाँ हैं 8, असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति, बिरजिया जनजाति, कौड़वा, माल पहाड़िया, पढ़िया, सोड़िया पहाड़िया और सबर, ये जो 8 आदिम जनजातियां हैं इनके इंपॉर्टेंट फैक्टों को मैं बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये जो खड़वाड़ जनजाति है झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो खड़वाड़ जनजाति है झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अभी तक मैंने 4 जनजातियों के बारे में बताया ना, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन थी? तो संथाल थी। फिर दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति उरांव थी, और तीसरी मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन थी? तो संथाल है। फिर झारखंड में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो उरांव है। झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो मुंडा है। और झारखंड में चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो वह है हो जनजाति। और 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति झारखंड में कौन है? तो वह है खड़वाड़ जनजाति। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि झारखंड में 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो वह है खड़वाड़ जनजाति। ठीक है। खड़वाड़ शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में किया जाता है। अब ये जो खड़वाड़ जनजाति है इसका नाम खड़वाड़ क्यों पड़ा यह हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो नाम है अलग अलग कारणों से पड़ा है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कारण है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिया है। पहला है खड़वाड़ एक जनजाति है जो पलामू एवं लातेहार जिला में रहती है। खड़वाड़ जो है एक जनजाति है जो कहाँ रहती है? पलामू और लातेहार जिला में रहती है, और स्वयं को 18 हजारी, यह प्रश्न बनते हैं। मैं प्रश्न बताऊंगा, पहले सुन लीजिए कि यह स्वयं को 18 हजारी और सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासु का वंशज मानते हैं। तो अब यहां प्रश्न बनेगा झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को 18 हजारी कहती है? तो वह कौन सी जनजाति हो गई? खड़वाड़ जनजाति। याद रखिएगा वह कौन सी जनजाति है? खड़वाड़ जनजाति में बता रहा हूं। तो झारखंड में वह जनजाति जो स्वयं को 18 हजारी कहती है वह कौन जनजाति है? खड़वाड़ जनजाति। और वैसी जनजातियां झारखंड की वे कौन सी जनजाति है जो स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत कहते हैं? यह भी प्रश्न बन सकता है। इसमें 2 तरह के प्रश्न बनेंगे। प्रश्न पहला बनेगा कि झारखंड की वह जनजाति जो स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत कहती है कौन सी है? तो खड़वाड़ जनजाति। फिर दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा कि झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जो राजपूत या हरिश्चंद्र रोहितासु के वंशज मानते हैं स्वयं को? तो वह कौन है? खड़वाड़ जनजाति। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था आप लोगों के लिए। सोन नदी घाटी क्षेत्र में बसने वाला जनसमूह जो खाड़वाड़ कहलाता है क्योंकि यह खैर पैदा करते हैं। देखिए अब यह अपने आप को खड़वाड़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोन नदी घाटी क्षेत्र में जो निवास करते हैं जनजाति वह खैर पैदा करते हैं और उसका व्यापार भी करते हैं। ये जो खैर है ना, खैर का पेड़ होता है, उससे देखिए मैंने यहाँ पे बताया है खैर वृक्ष से जो है कत्था बनता है, जो पान में खाया जाता है, चूना कत्था होता है ना, वो कत्था बनता है। तो ये जो सोन नदी घाटी क्षेत्र में जनजातियां रहती है वह क्या करती है? खैर पैदा करती है, खैर वृक्षों को पैदा करती है और उसका जो है व्यापार भी करती है। इसीलिए उन क्षेत्र के लोगों को या जनसमूह को क्या कहा गया? तो खड़वाड़ कहा गया। खड़वाड़ों की परंपरागत मान्यता के अनुसार उनका आगमन खैरी झाड़ से हुआ है। अब इनके जो है बहुत सारे लोक कथाओं और उनका परंपरागत मान्यता है कि इनका जो आगमन हुआ है वह कहां से हुआ है? खैरी झाड़ से हुआ है। इसीलिए वे क्या कहलाए? खड़वाड़ कहलाए। तो मैंने यहाँ पे इनके जो है
खरवार कहलाने के पीछे क्या वजह है, उन सारी चीज़ों को बताया मैंने। अब आगे देखते हैं। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। यह आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा कि खरवार जनजाति किस प्रजाति समूह की है, तो द्रविड़ प्रजाति समूह की है। इनकी भाषा क्या है, प्रश्न बनेगा खरवारों की भाषा क्या है, तो खैरवाड़ी है। खरवार जनजाति की जो भाषा है वह खरवाड़ी है। और यह किस परिवार समूह की भाषा है, तो यह जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की से संबंधित है। इनका जो भाषा है खैरवाड़ी वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें और यह भी कभी कभी प्रश्न बनते हैं, यह सिंगल लाइन में क्वेश्चन रहेगा कि झारखंड की लड़ाकू जनजाति किसे कहा जाता है, तो वह कौन है, खरवार जनजाति है। तो यह भी देख लीजिए कि झारखंड की लड़ाकू जनजाति किसे कहा जाएगा, खरवार जनजाति को। इन्हें झारखंड की लड़ाकू जनजाति मानी जाती है, खरवार जनजाति को। अब इनका जो निवास स्थल होगा वो कहाँ है, तो पलामू। मैंने शुरू में ही बताया पलामू और लातेहार में। पलामू में और लातेहार में रहने वाले क्या बोल रहे हैं स्वयं को, 18 हजारी और सूर्यवंशी राजपूत के वंशज मान रहे हैं अपने आप को। तो इनका जो है निवास स्थल कहाँ हो गया, पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग और चतरा, इन जगहों पे इनका निवास स्थल है। इनका समाज कैसा है, तो पितृसत्तात्मक है और साथ ही साथ पितृवंशी भी है। मैं शुरुआती दौर से जब मैं संथालों को पढ़ाया, उरांव पढ़ाया, हो पढ़ाया, मुंडा पढ़ाया, ये सारे में मैंने ये सारे जनजातियों में मैंने ये दोनों चीज़ को समझाया है कि पितृसत्तात्मक क्या है और पितृवंशीय क्या है। पितृसत्तात्मक मतलब कि पिता की उसमें क्या कहते हैं, वर्चस्व होगा। और साथ ही साथ पितृवंशी में होता क्या है कि पिता की जो संपत्ति होती है उस पे सबसे पहला हक पुत्र का होता है। और अगर उस घर में, जो ये जनजाति का परिवार है, उस घर में अगर कोई अविवाहित बिना शादीशुदा वाली कोई लड़की हो तो उसका भी हक जो है अपने पिता के संपत्ति पे होता है। तो उसे ही क्या बोला जाता है, पितृवंशी बोला जाता है। तो इनका समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है, साथ ही साथ पितृवंशी भी है। अब यहां पे देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है, डाल्टन के अनुसार खरवार की 4 उपजातियां हैं। यह भी बनेगा, डाल्टन के अनुसार खरवार की कितनी उपजातियां हैं, तो 4 उपजातियां हैं। या यह भी प्रश्न बन सकता है किनके द्वारा खरवार जनजातियों को 4 उपजातियों में बांटा गया, तो डाल्टन। कौन कौन से हैं, तो इनका जो उपजाति है पहला है भोक्ता, फिर मांझी, फिर राउत और महतो। ये 4 उपजातियों में डाल्टन ने इन्हें बांटा है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक है यहाँ पे संडर, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। डाल्टन और संडर, ये 2 नाम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाल्टन ने खरवार जनजाति को 4 उपजातियों में बांटा और ये संडर ने खरवार जनजाति को 6 उपजातियों में बांटा है। कितने में, तो 6 उपजातियों में बांटा है। अब कौन से हैं वो उपजातियां, तो देख लेते हैं। दुआसादी, पातबंदी, खैरी, भोगती, गंजू तथा मांझी। तो इनसे इस तरह से प्रश्न बनेगा कि किन्होंने खरवार जनजाति को 6 उपजातियों में बांटा, तो संडर ने बांटा। किन्होंने खरवार जनजाति को 4 उपजातियों में बांटा, 4 जैसे ही याद प्रश्न बनेगा तो याद रखिएगा डाल्टन। ठीक है। इनका प्रमुख पेशा कृषि है। तो इनका जो जीवन जीने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज है वह क्या है, कृषि है। यह कृषि पे आश्रित है। तो इनका जो प्रमुख पेशा हो गया वह क्या है, कृषि है। और इनका जो परंपरागत पेशा है वह है खैर वृक्ष से कत्था बनाना। इनका जो है प्रश्न बनेगा खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है, तो खैर वृक्ष से कत्था बनाना इनका परंपरागत पेशा है। और पूछा जाएगा कि इनका जो है प्रमुख पेशा क्या है, खरवार जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है, तो कृषि है। ठीक। अब इनमें विवाह को देख लेते हैं, विवाह कैसा इनका होता है। तो इनमें बाल विवाह, वधु मूल्य, विधवा विवाह, ये सारे प्रथा जो है इनमें प्रचलित है। और इनमें जो विवाह होगी वह ब्राह्मणों की सहायता से करवाई जाती है। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अन्य जनजातियों में जैसे कि पाहन या दूसरा कोई भी है बेंगा, ये सबसे करवाया जाता है। लेकिन यह जो खरवार जनजाति है इसमें विवाह जो होता है उसमें ब्राह्मणों की सहायता ली जाती है। और इनमें बाल विवाह, वधु मूल्य और विधवा विवाह सारी चीज प्रचलित है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बाल विवाह।
पूछा जाएगा किस जनजाति में जो है बाल विवाह प्रचलित है, तो खरवाड़ जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। और इनमें जो विधवा पुनर्विवाह होता है, मैंने अभी बताया विधवा विवाह, वह कहलाता है सगाई। यानी खरवाड़ जनजाति में जो विधवा विवाह है वह क्या कहलाएगी, तो सगाई कहलाएगी। अब इनके पंचायत को देख लेते हैं, तो इनके जो पंचायत की व्यवस्था है वह बैठकी कहलाती है। खरवाड़ जनजाति की पंचायत व्यवस्था क्या कहलाएगी, बैठकी कहलाएगी। अब ये भी देख लेते हैं कि इनका गांव जो है किस तरह से बटा हुआ है। तो इनके गांव को मिलाकर चट्ट बनाया जाता है। अब इसको मैं आगे बताऊंगा, चट के बारे में आगे मैं बताऊंगा। बस यहाँ पे ये समझिए कि कई गांवों को मिलाकर जो है चट बनाया जाता है। कई गांवों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, चट बनाया जाएगा। और इसके जो प्रमुख होंगे उनका पोस्ट जो है, उनका पद जो है वह वंशानुगत होता है। यह भी याद रखिएगा कि इनके जो प्रमुख होंगे उसका पद जो है क्या होगा, वंशानुगत होगा। कई गांवों को मिलाकर यह जो चट बन रहा है, इसके जो प्रमुख होंगे उनका पद जो है वंशानुगत है। अब यह चट क्या है देख लेते हैं। तो पलामू में पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या बोला जाता है चट के प्रमुख को। तो पलामू, यह याद रखिएगा, पलामू में चट के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पलामू में यह जो चट है, कई गांवों को मिलाकर जो चट बन रहे हैं उसके प्रमुख को क्या बोला जाता है, तो मुखिया बोला जाता है। कहाँ पे, पलामू में। पलामू में चट के प्रमुख को क्या बोला जाएगा, मुखिया। और शाहाबाद, यह भी नाम याद रखिएगा, शाहाबाद के क्षेत्र में चट के प्रमुख को क्या बोला जाएगा, तो बैगा बोला जाता है। दोनों जगह अलग अलग नाम है। पलामू में चट के प्रमुख को मुखिया बोला जाएगा, जबकि शाहाबाद के क्षेत्र में चट के प्रमुख को बैगा कहा जाएगा। अब चट के बारे में देख लेते हैं। तो चार, मैंने क्या बोला, कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है चट। तो अगर 4 गांव मिलाकर जो है बनाया जाएगा, 4 गांव के पंचायत को मिलाकर अगर चट बनाया जा रहा है तो उसे चट्टी कहा जाता है। मैंने यहां पे बताया कि कई गांवों को मिलाकर चट का निर्माण होता है। मैंने यहां पे नहीं बताया था कि कितने कितने गांव का। तो अब मैं बता रहा हूं कि अगर 4 गांव को मिलाकर चट बनाया जा रहा है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, चट्टी नाम से जाना जाएगा। अगर 5 गांव हो, मैं बोल रहा हूं, अगर 5 गांव के पंचायत को मिलाकर अगर चट बनाया जाएगा तो उसे पचौड़ा कहा जाएगा। 4 गांव मिलकर बनेगा तो चट्टी, 5 गांव मिलकर बनेगा तो पचौड़ा। और अगर 7 गांव की पंचायत को मिलाकर चट बनाया जाएगा तो उसे सतौड़ा कहा जाता है। या फिर से समझिए, मैंने बताया इनका जो पंचायत है उसे बैठकी कहा जाता है। और कई गांवों को मिलाकर चट बनता है। कई गांवों को मिलाकर चट बन रहा है। कितने कितने गांव को, तो 4 गांव को अगर मिला के बनेगा तो उसे चट्टी बोलेंगे। 5 गांव को अगर मिलाकर बनाया जाएगा, 5 गांव की पंचायतों को मिलाकर अगर बनाया जाएगा चट तो उसे पचौड़ा कहा जाएगा। अगर 7 गांव के पंचायतों को मिलाकर चट बनाया जाएगा तो उसे सतौड़ा कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इनमें जो है युवागिरी यानी कि धमकुड़िया की व्यवस्था नहीं है। इनमें जो युवागिरी है उसकी, उस संस्था की व्यवस्था नहीं है। इसमें जो है युवागिरी नहीं पाया जाता है। मैं बोल रहा हूं युवागिरी नहीं पाया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें जो युवागिरी है यानी धमकुड़िया की व्यवस्था या संस्था नहीं पाई जाती है। अब इनकी जो प्रमुख पर्वें हैं उन्हें देख लेते हैं। सरहुल, करमा, नवाखानी, सोहराई, जितिया, दशहरा, दिवाली, रामनवमी, होली। यानी यह जो है हिंदुओं के भी पर्वों को मनाते हैं। ये जो खरवाड़ जनजाति है यह हिंदुओं के भी पर्वों को मनाते हैं और जनजातियों के भी पर्वों को मनाते हैं। तो जैसे कि हिंदू में होली हो गया, रामनवमी हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ये सारे फेस्टिवल को ये लोग मनाते हैं। साथ ही साथ जनजातियों के भी फेस्टिवल सरहुल, कर्मा, नवाखानी, सोहराई, जितिया, ये सारे को ये लोग मनाते हैं। अब इनमें जो खाना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सवेरे खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो इनमें जो खाने की पद्धति है उसे क्या बोला जाता है देख लेते हैं। तो सुबह का जो नाश्ता यानी खाना होता है उसे ये लोग लुकमा बोलते हैं। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
खड़वाड़ जनजाति में सुबह के खाना को क्या बोला जाता है? तो लुकमा बोला जाता है, लुकमा। फिर खड़वाड़ जनजाति में दोपहर का भोजन या खाना उसे क्या बोला जाता है? तो बियाड़ी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। फिर रात का जो खाना होगा उसे क्या बोला जाएगा? तो कलेवा बोला जाता है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा। भी आई है। खड़वाड़ जनजाति में सुबह का खाना क्या कहलाता है? लुकमा कहलाता है। खड़वाड़ जनजाति में दोपहर का भोजन या खाना क्या कहलाता है? बियाड़ी कहलाता है। खड़वाड़ जनजाति में रात का खाना क्या कहलाता है? तो कलेबा कहलाता है। यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इनके जो सर्वप्रमुख देवता हैं वह है सिंहबोंगा, यह भी याद रखिएगा। इनके जो सर्वप्रमुख देवता हैं, खड़वाड़ जनजाति के सर्वप्रमुख देवता जो है कौन है? सिंहबोंगा है। अब इनका जो धार्मिक प्रधान होगा उसे पाहन या नहीं तो बैगा कहा जाएगा। खड़वाड़ जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? अगर ऑप्शन में बैगा है और 3 अलग अलग ऑप्शन और है तो आप लोग बैगा को सही मारिएगा, अगर पाहन है तो पाहन को सही मारिएगा। दोनों होता है, दोनों एक ही आदमी को कहा जाता है। और इसमें खड़वाड़ जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। तो यह भी याद रखिएगा, जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? माटी कहा जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे खड़वाड़ जनजाति के अंतर्गत। मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं आप लोगों को। ये जो खड़वाड़ जनजाति है यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और यह जो है पलामू में और लातेहार जिला में जो रहते हैं खड़वाड़ जनजाति स्वयं को 18 हजारी कहते हैं। पलामू क्षेत्र में रहने वाले जो खड़वाड़ जनजाति के लोग हैं वह स्वयं को 18 हजारी कहते हैं। अगर ऑप्शन में पलामू हो तो पलामू को टिक मारिए, लातेहार हो तो लातेहार को टिक मारिए, ठीक है। अगर दोनों हो तो पलामू को टिक मारिएगा आप लोग। तो पलामू या लातेहार के क्षेत्र में, पलामू एवं लातेहार जिला के क्षेत्र में रहने वाले खड़वाड़ जनजाति के लोग स्वयं को क्या बोलते हैं? 18 हजारी बोलते हैं। और साथ ही साथ सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासु के वंशज भी मानते हैं अपने आप को। अब सोन घाटी क्षेत्र में जो जनसमूह रहते हैं उसे खड़वाड़ कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे खैर पेड़ को लगाते, यानी खैर पेड़ को पैदा करते हैं और साथ ही साथ उसका व्यापार भी करते हैं। और खैर पेड़ से जो है क्या होता है? कत्था बनता है, मैंने अभी तुरंत बताया था। और इनके अनुसार, इनके परंपरागत मान्यता के अनुसार यह कहां से आए हैं? तो खैरी झाड़ से आए हैं। और यह किस प्रजाति समूह का है? तो द्रविड़ प्रजाति समूह का है। और इनकी भाषा क्या है? खड़वाड़ जनजाति की भाषा क्या है? तो खैरवाड़ी है। और यह किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी जो भाषा खैरवाड़ी है। प्रश्न बनेगा कि झारखंड की लड़ाकू जनजाति कौन है? तो खड़वाड़ जनजाति है। इनका निवास स्थल मैंने बता दिया। इसका समाज कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है, साथ ही साथ पितृवंशी भी है। डाल्टन के अनुसार इन्हें 4 उपजातियों में बांटा गया है। प्रश्न बनेगा किनके अनुसार खड़वाड़ जनजाति को 4 उपजातियों में बांटा गया है? तो डाल्टन के अनुसार। फिर प्रश्न बनेगा किनके अनुसार खड़वाड़ जनजाति को 6 उपजातियों में बांटा गया है? तो संडर के अनुसार। इनका मुख्य पेशा क्या है? खड़वाड़ जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। और इनका परंपरागत पेशा क्या है? तो खैर वृक्ष से कत्था बनाना, यह इनका परंपरागत पेशा है। और इनमें जो है बाल विवाह, फिर विधवा पुनर्विवाह और वधू मूली, ये सारी चीज प्रचलित हैं। इनका जो विधवा विवाह है उसे सगाई कहा जाता है। और इनकी जो पंचायत व्यवस्था है उसे बैठकी कहा जाता है। और कई गांवों को मिलाकर चट बनाया जाता है। अगर 4 गांव से मिलकर चट बना है तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग चट्टी कहेंगे। 5 गांव से मिलकर अगर चट बना है तो उसे पचौड़ा कहेंगे। और 7 गांव के पंचायतों से मिलकर अगर चट बना है तो उसे सतोड़ा कहेंगे। पलामू क्षेत्र में चट के प्रमुख को मुखिया कहा जाएगा। शाहाबाद क्षेत्र में चट के प्रमुख को बैगा कहा जाएगा। और इनमें जो है युवागिरी यानी कि धमकुड़िया नहीं पाया जाता है। और इनका प्रमुख पर्वों को मैंने बता दिया। यह हिंदू पर्व के साथ साथ जनजातियों के पर्वों को भी मनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था कि इनका सुबह का खाना क्या कहलाता है? तो लुकमा कहलाता है। दोपहर का भोजन या खाना बियाड़ी कहलाता है। और रात का खाना कलेवा कहलाता है। इनका सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा है। धार्मिक प्रधान पाहन या बैगा है।
और जो जादू टोना करने वाले व्यक्ति हैं उसे माटी कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग जो है असुर जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो यह जो है असुर जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत हम लोग असुर जनजाति को पढ़ रहे हैं। 8 जनजातियों को पढ़ रहा है ना आदिम जनजाति में, उसमें से सबसे पहले हम लोग जो है असुर जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे प्राचीन जनजाति जो है असुर जनजाति को माना जाता है, यह याद रखिएगा। प्रश्न बनेगा सबसे जो है प्राचीन जनजाति कौन है, तो असुर जनजाति है। और इनका जो उल्लेख है वह वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। मार्कंड पुराण है, एक सेकेंड, मार्कंड पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है उसके द्वितीय अध्याय में इनका उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा मार्कंड पुराण के दुर्गा सप्तशती में के द्वितीय अध्याय में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, असुर जनजाति जो है सबसे प्राचीन जनजाति है और इनका जो उल्लेख है वह वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे मार्कंड पुराण के दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में इनका जो है उल्लेख प्राप्त होता है। साथ ही साथ इनको जो है हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो से संबंधित भी माना जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो असुर जनजाति है इन्हें हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो से संबंधित माना जा रहा है। और ये जो है असुर जनजाति यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न बनेगा असुर जनजाति जो है किस प्रजाति से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से या जाति समूह से संबंधित है। इनकी भाषा जो है असुरी है, याद रखिएगा। इनकी भाषा क्या है, असुरी है या उसे माले भी कहा जाता है। असुरों की जो भाषा है उसे असुरी या माले भी कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी आग्नेय भाषा समूह से संबंधित है। इनकी जो भाषा है वह किस भाषा समूह से है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि आग्नेय भाषा समूह से यह संबंधित है। प्रश्न बनेगा असुर जनजाति की भाषा क्या है, तो अगर असुरी या माले दोनों हो तो दोनों को टिक मार देना है, या दोनों में से कोई भी हो, असुरी हो या माले हो तो टिक मार देना है आपको। और प्रश्न बनेगा असुर जनजाति की जो भाषा है वह किस भाषा समूह से संबंधित है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी आग्नेय भाषा समूह से वह संबंधित है। और इन्हें जो है असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा झारखंड की किस जनजाति को पूर्वा देवा कहा जाता है, तो असुर जनजाति। और इनका परिवार जो है मातृसत्तात्मक है। अभी तक मैंने जितनी भी जनजातियां बताया उसमें सभी जनजातियों का समाज क्या था, तो पितृसत्तात्मक था। लेकिन ये जो असुर जनजाति है इसका जो समाज है, इसका जो परिवार है वह कैसा है, मातृसत्तात्मक समाज है। और इनकी संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। असुर जनजाति की जो संस्कृति है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, मय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इनकी 3 उपजातियां हैं। असुर जनजाति की जो है 3 उपजातियां हैं, वीर असुर यानी कोल, अगाड़िया असुर और बिरजिया असुर। ये 3 इनकी उपजातियां हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा वीर असुर के बारे में पढ़ा जाता है। इनके 12 गोत्र हैं। असुर जनजाति के जो है 12 गोत्र है, जिसे ये लोग जो है पारिस या पारस कहते हैं। ठीक है, इनका जो 12 गोत्र है इन्हें ये लोग असुर जनजाति वाले पारिस या पारस कहते हैं। और इनका जो युवागिरी है उसे गिति ओड़ा कहा जाता है। असुर जनजाति का युवागिरी क्या कहलाता है, तो गिति ओड़ा कहलाता है। असुर जनजाति का नृत्य स्थल क्या कहलाता है, अखड़ा कहलाता है। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और इनका असुर जनजाति का जो पेशा है वह पूर्व काल में जो है लोहा गलाने का था, लेकिन वर्तमान में यह जो है कृषक और पशुपालन में भिड़ गए हैं। वर्तमान में यह कृषि करते हैं और पशुपालन में संलग्न हो गए हैं। प्रश्न बनेगा कि प्राचीन काल में असुरों का पेशा क्या था, तो लोहा गलाना था। वर्तमान में क्या है, तो कृषि और पशुपालन है। और इनका असुर जनजाति का जो निवास स्थल है वह है गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पलामू। अब इनमें बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है, यानी अपने गोत्र में यह विवाह नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं इनका जो असुर जनजाति का विवाह है वह क्या है, बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है इनमें। और विवाह की जो तिथि है, शादी के लिए कोई ना कोई डेट या तिथि का तो
चुनाव किया जाएगा। तो विवाह की जो तिथि का निर्धारण होता है इनका, वह चंद्रकला पर होता है। और इनमें मुख्यतः तीन प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है विधिवत विवाह, जिसमें माता पिता और समाज के समक्ष जो है समारोह के जरिए विवाह किया जाएगा। दूसरा है डाली टका विवाह, यानी कि डाली टका जो है ना, यह वधू मूल्य होता है। असुर जनजाति का वधू मूल्य क्या है? डाली टका। तो डाली टका विवाह है, इसमें वर पक्ष जो है वधू पक्ष को यानी लड़की वाली को कुछ पैसा देगा और उसके बाद शादी होगा, यानी लड़का वाला लड़की पक्ष को कुछ पैसा देगा शादी के लिए, तब जाके जो शादी होगा उसे डाली टका विवाह कहा जा रहा है। और तीसरा है ढोको विवाह। इसमें होता है क्या है? लड़की अपनी मर्जी से जिसके साथ चली जाए, अर्थात दोनों जब सहमति से विवाह करें, यानी कि लव मैरिज, वह क्या है? ढोको विवाह है असुर जनजाति में। लड़की अपनी मर्जी से चल गए, लड़का लड़की दोनों एग्री है, शादी हो गया, यह ढोको विवाह है। और इनका वधू मूल्य क्या कहलाता है? डाली टका। अभी तुरंत मैंने बताया कि असुर जनजाति के वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली टका कहा जाता है। और इनमें एक विवाह की अनोखी विधि प्रचलित है। असुर जनजाति में विवाह की एक अनोखी विधि प्रचलित है जिसे ईदी मी कहा जाता है। इसमें होता क्या है? लड़का लड़की जो है बिना शादी किए एक साथ रहते हैं। लड़का लड़की बिना शादी किए जो है एक साथ रह रहे हैं, जैसे कि आजकल लिव इन में रहा जाता है, यानी कि उन दोनों में शादी नहीं हुआ फिर भी वे दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं, उसे ईदी मी कहा जा रहा है असुर जनजाति में। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि इनमें शादी भी करवाई जाती है ईदी मी में। अब कुंवारे जो लड़की लड़कियां होंगे असुर जनजाति में, कुंवारे लड़की या लड़कियां जो है वह उनके लिए एक निषेध होता है। क्या निषेध है वह? तो कुंवारे लड़की या लड़के द्वारा केले के पौधा लगाना वर्जित है, निषेध है उनके लिए। यानी जो भी अनमैरिड बच्चे होंगे यानी लड़का लड़कियां होंगे, उन्हें केले का पौधा लगाना उनके लिए वर्जित है। अब इनमें जो है एक चामबंदी संस्कार प्रचलित है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। शिशु की सुरक्षा के लिए जो है उनमें जो है चमड़े की एक थैली बांधी जाती है या चमड़े का एक धागा बांधा जाता है, जो विवाह के समय, जो बच्चा है विवाह के समय जब बड़ा हो गया तो विवाह तो होगा ही, उस समय उस धागे को निकाल लिया जाता है। यही संस्कार जो है चामबंदी संस्कार कहलाता है। यानी कोई शिशु जो है उसकी सुरक्षा के लिए उसके हाथों में या कहीं भी चमड़े का एक धागा बांधा जाएगा, जो उस बच्चे के विवाह के समय हटाया जाएगा, यानी बचपन से बड़े तक वह धागा उसे पहनना ही पहनना है। यही संस्कार चामबंदी संस्कार कहलाता है। और इनका जो सर्वश्रेष्ठ देवता है वह सिंहबोंगा है। असुरों के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो सिंहबोंगा है। और अन्य देवताओं को देख लेते हैं तो मड़ंगबोंगा, धरती माता, दुआड़ी, पाटदढ़ा और तुस हुसीद, ये सारे इसके अन्य देवताएं हैं। और इनके जो देवताएं हैं इनकी पूजा के लिए एक पुजारी होंगे जिसे बेगा कहा जा रहा है, यानी इनका जो धार्मिक प्रधान है बेगा है। और इस बेगा की सहायता के लिए एक सहायक होगा जिसे सुबाड़ी कहा जाता है। बेगा का सहायक कौन हो गया? सुबाड़ी हो गया। अब इनके प्रमुख त्योहारों को भी देखते हैं। सरहुल, सोहराय, कथडेली, सरही, उदसी, नवाखानी। अब इसमें से इनका जो त्यौहार है इसमें से दो त्यौहार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है सरही और दूसरा है कूदसी। ये दो त्यौहार जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने शुरुआती दौर में बताया कि इनका पेशा क्या था? लोहा गलाना। अब इनके जो लोहा उद्योग है, लोहा गलाने के वाले जो उद्योग है, उनकी समृद्धि के लिए, वो फले फूले, उसके लिए जो त्यौहार मनाया जाता है वह है सरही और कूदसी। यह इंपॉर्टेंट था। अब जैसे मैंने खरवार जनजाति में बताया था कि सुबह का खाना का कुछ नाम था, शाम का खाना का कुछ नाम था, उसी तरह ये असुर जनजाति में भी सुबह के खाने को लोलो, घोटो, जोमकू कहा जाता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह के नाम मिलेंगे, मतलब यही नाम होगा मगर स्पेलिंग अलग होगा। जैसे कहीं पे आपको मिलेगा लोलो, घोटू, जोमको, तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा, नाम याद रखिएगा कि होता क्या है? लोलो, घोटो, जोमकू। सुबह का जो असुर जनजाति में खाना होता है उसे लोलो, घोटो, जोमकू कहा जाता है। फिर शाम का जो खाना है उसे बियाड़ी, घोटो, जोमकू कहा जाता है। और जनजातियों में हड़िया जो है सेवन करना अच्छा माना जाता है, तो असुर जनजाति में हड़िया को बोथा या झरनुई कहते हैं। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर जनजाति है। वैदिक ग्रंथों में इनकी जो है उल्लेख मिलती है, जैसे कि मैंने बताया
मार्कंड पुराण के दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में, मार्कंड पुराण के दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में इनका जो है उल्लेख मिलता है। फिर इन्हें जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से संबंधित माना गया, असुर जनजाति को। इनकी जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जाति है और इनकी जो भाषा है असुर जनजाति की वह क्या है, असुरी माले, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि आग्नेय भाषा समूह से संबंधित है। और असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है और इनका जो समाज है वह मातृसत्तात्मक है, याद रखिएगा। और इनकी जो संस्कृति है उसे मय संस्कृति कहा जाता है। यह 3 उपजातियों में विभक्त है। पहला वीर असुर था जिसे कोल कहा जाता है, फिर आगड़िया असुर और बिरजिया असुर। और इनमें जो है असुर जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं जिसे ये लोग जो है पारिस या पारस कहते हैं। इनका युवागिरी, असुर जनजाति का युवागिरी दिओड़ा कहलाता है। इनका नृत्य स्थल अखड़ा कहलाता है। इनका जो पुराने जमाने से पेशा है वह है लोहा गलाना, लेकिन वर्तमान में इनका पेशा कृषि और पशुपालन है। इनका निवास स्थल मैंने बता दिया। इनमें जो है बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है और इनका जो विवाह होता है, विवाह की तिथि का जो निर्धारण होता है वह चंद्रकला पर होता है। और इनमें 3 तरह की विवाह प्रणाली प्रचलित है, विधिवत विवाह, डाली टका विवाह और डोको विवाह, जिसमें वधु मूल्य, इनमें जो है वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। और इनमें जो है विवाह की एक अनोखी प्रणाली प्रचलित है जिसे इदिमी कहा जाता है, मतलब कि लिव इन रहना, यानी कि लड़का लड़की बिना शादी किए पति पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं, उसे इदिमी कहा जाता है। और इनमें जो है एक चीज वर्जित है, जो कुंवारे लड़का लड़की होंगे उन्हें केले के पौधे लगाना वर्जित है। और इनमें चामबंदी संस्कार का भी प्रचलन है। चामबंदी मतलब कि चमड़े का एक जो है धागा बांधना, जब बच्चा होता है, जब यानी कि शिशु होता है, उसकी सुरक्षा के लिए उसमें जो है चमड़े का एक धागा बांध दिया जाता है जो उस बच्चे के विवाह के समय उतारा जाएगा, बीच में कभी नहीं उतारा जाएगा। और इनके जो सर्वश्रेष्ठ देवता है सिंगमोंगा है। फिर अन्य देवताओं के बारे में बताया। और इनके जो पुजारी होंगे वह बेगा कहलाते हैं और पुजारी का सहायक यानी बेगा का सहायक सुबाड़ी है। और इनका जो प्रमुख त्यौहार था मैंने उसके बारे में बताया। और यहाँ पे 2 प्रमुख त्यौहार सरही और कूदसी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह लोहा गलाने के पेशे से संबंधित है। तो लोहा गलाने के लिए जो उद्योग होगा उसकी समृद्धि के लिए जो त्यौहार मनाएंगे वही सरही और कूदसी है। इनका सुबह का खाना लोलोट घोटो जोमकू कहलाएगा, शाम का खाना बियारी घोटो जोमकू कहलाएगा और हड़िया को ये लोग बोथा या झरनुई कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने असुर जनजाति के बारे में देखा, यानी कि खरवाड़ जनजाति और असुर जनजाति, 2 जनजातियों को मैंने आज की क्लास में बताया। कल के क्लास में और भी जनजातियों के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज आप लोग ये सारे को नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू, कल की क्लास में मिलते हैं।